प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आपका केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चेंज इन टेम्परेचर। ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया था। फर्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज था वो इवोल्यूशन ऑफ गैस था। सेकेंड प्रॉपर्टी जो था वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था। थर्ड प्रॉपर्टी जो है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके दौरान आपको हीट इवॉल्व होता है। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है। तो ऐसे तरीके से यानी उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर ये ऑकर करता है आपके केमिकल रिएक्शन में, यानी यहाँ देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाता है। आपका कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा यानी उसको डिसॉल्व किया जाता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ इसमें हीट एनर्जी निकलता है यानी वो गर्म हो जाता है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ, जिसे हम लोग कह सकते हैं जो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, हीट निकलेगा तो उस रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब देख लेते हैं कि ये बनाता कैसे है। तो Ca*OH, OH का वैलेंसी 1, C का 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये बना दिया CaOH का होल 2 और हीट बना लिया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड को जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आयन का इंटरचेंज हो जाता है। क्या होता है, आयन का इंटरचेंज हो जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड बनाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये सॉल्ट है आपका और ये बेस है, तो ये दोनों जब मिलकर बने तो यहाँ पर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा इस रिएक्शन का वो डिक्रीज कर जाता है। तो इस रिएक्शन से हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ये एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और नीचे वाला ये अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो एग्जाम्पल होगा आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं। हम कल भी बताया था कि कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो देख लेते हैं, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, कैल्शियम का 2, दोनों न्यूट्रलाइज करके बनाता है CaCO3। CaCO3 को जब हीट के प्रेजेंस में हम इसको तोड़ते हैं यानी ये डिकम्पोज होगा, जब इसको तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सॉलिड में रहता है और ये गैस के फॉर्म में जाता है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि हीट क्या हो रहा है, हीट यूटिलाइज्ड हो जा रहा है, यानी हीट इसमें जो एब्जॉर्ब हो रहा है, कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करता है तब बाहर निकलता है। तो ये भी एग्जांपल आपका जो है देख सकते हैं हम लोग, यानी चेंज इन टेम्परेचर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं यानी रिएक्शन, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करेगा तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो हीट यहाँ पर हमने बात कहा, हीट जब निकलेगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। देख लेते हैं इस पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका चेंज इन कलर। जैसा हम लोग 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि केमिकल इक्वेशन की 3 प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड जो आपका था वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड नंबर में हमने देखा था कि चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ नंबर में हमको देखना है चेंज इन कलर। तो बहुत सारे रिएक्शन में होता क्या है कि सब्सटेंस का अपना अलग अलग कलर होता है, तो उसकी कलर जब दूसरे कलर के साथ मिलेगा तो कलर वैरी करता है। तो ये चीज देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे हम लोग बात करते हैं कि Cl2 यानी क्लोरीन गैस, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन वाटर।
तो क्लोरीन वाटर है ये, जिसका कलर आपका येलो कलर का होता है। जब क्लोरीन को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है। तो इसके साथ जब हम क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है ना कि क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन आयोडीन, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन आयोडीन, सो क्लोरीन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। तो इट इज अ फॉर्म KCl to K into Cl, valency of potassium 1, valency of chlorine is also 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन KCl और I आपका बाहर निकल जाता है तो I2। अब I2 आपका देखते हैं KCl जो है वो कलरलेस है और आपका I जो है ब्राउन कलर। तो यहाँ पर हमने देखा कि येलो था ब्राउन में बदल गया, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस था, पोटेशियम क्लोराइड आपका कलरलेस है। बट यहाँ पर हमने देखा कि आपका जो रिएक्शन ऑकर हुआ उस रिएक्शन के दौरान आयोडीन जो बाहर निकल रहा है वो आपका क्या है, ब्राउन कलर का है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखते हैं कि Pb3O4 यानी लीड ऑक्साइड के बारे में। तो लीड ऑक्साइड जो होता है वो कलर आपका रेड कलर का होता है। अब जब इसको हम हीट करते हैं तो रेड कलर जो होता है वो चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर PbO3 हीट करने के बाद टूटता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान होता है। तो जब हीट करते हैं Pb3O4 को तो टूटता है क्या, जब PbO+O2 यानी ऑक्सीजन गैस। जब भी आपको ऑक्सीजन गैस बनाने की कहीं भी पूछा जाए तो ये याद रखें कि लीड ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो PbO यानी लीड ऑक्साइड ही बनाएगा और आपका बन जाएगा क्या चीज, ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो ये है आपका तो येलो कलर, यहाँ पर रेड कलर चेंज हो गया येलो कलर। और ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं कि गैस है, गैस का कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या चीज, रेड चेंज हो गया येलो में, रेड चेंज हुआ येलो में, तो ये भी आपका चेंज हुआ कलर का। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर सल्फेट का, जिसे हम ये कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर आपका जो है वो ब्लू कलर का है। जब इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो कलरलेस है, जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लू जो होता है वो चेंज होते हैं। यहाँ पर बनाया आपका कॉपर सल्फाइड। हमने कहा था बात करने के लिए कि सल्फेट और सल्फाइड, तो यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा आयंस का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयन का इंटरचेंज होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो चला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा और कॉपर के साथ सल्फर जुड़ जाएगा, बनाएगा कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का जो कलर होगा वो ब्लैक कलर का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कलरलेस है, यानी इसमें आयरन के आयंस प्रेजेंट हो जाए तो ये लाइट येलो कलर का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ब्लू कलर जो था रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ब्लैक कलर हो गया। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चेंज इन कलर होता है। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन स्टेट। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे वाटर की, तो वाटर को जब हम हीट करते हैं, वाटर को जब हीट किया जाता है तो वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, जब इसे हम इवेपोरेट यानी हीट कर देते हैं तो ये सभी के सभी कहाँ चला जाता है, गैस में चला जाता है। तो ये आपका देख सकते हैं कि गैस यानी लिक्विड से गैस में चेंज होना। बात करते हैं हम आइस की, तो यहाँ पर हम H2O ही ले रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे सॉलिड। तो इसको जब हम कूलिंग आपको हीट करेंगे तो ये आपको लिक्विड में बदल जाएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यानी स्टेट। जैसे कैंडल को हम बात करते हैं, कैंडल सॉलिड होता है, तो जब हम उसको हीट यानी उसको बर्न करते हैं कैंडल को, तो कैंडल क्या हो जाता है, मेल्ट करता है, यानी कि उसमें वैक्स होता है। तो पैराफिन वैक्स यानी वैक्स जब मेल्ट कर जाता है उसमें थ्रेड जो लगा रहता है वो बर्न करके आश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। तो ये रिएक्शन के दौरान होता है और ये केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये आपका फिजिकल रिएक्शन है, क्योंकि स्टेट बदलना आप ऑलरेडी सब पहले से जानते हैं कि स्टेट का बदलना फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट।
चेंज इन फिजिकल स्टेट भी कर सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं आपके केमिकल रिएक्शन के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को बात करना था कि केमिकल इक्वेशन समझ लेना है कि केमिकल इक्वेशन किसको, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो हम लोग देख लिए, अब हमें देखना है कि इक्वेशन, तो इक्वेशन यानी कहते किसको है, तो ये इक्वेशन यानी रिप्रेजेंट करना देख लेते हैं हम लोग। तो किस चीज को रिप्रेजेंट करना, तो जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है और प्रोडक्ट प्रोवाइड्स करता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रॉपर ऑर्डर में होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला विद प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने बात किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो वर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये चीज में हम लोग देखते हैं कि वर्ड इक्वेशंस और आपका केमिकल इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन सब्सटेंस के नेम के साथ लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको फार्मूला और उसके सिंबल के आधार पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस किया हुआ है, तो हाइड्रोजन का सिंबल जो है H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और ये बना दिया वाटर। फिर नीचे हम देखते हैं कि कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं कि Zn रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो बनाता है ZnSO4 और इसमें निकलता इवोल्यूशन होता है गैस का जो H2 बाहर निकलता है। तो हमने क्या किया कि जिंक के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अब ये क्या किया कि आपका जिंक जो है हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so hydrogen is displaced by the zinc, so it's form ZnSO4 and H2 gas। अब इसके आधार पर हम लोग को देखना है कि ये चीज तो हमने देख लिया, हम बात कर रहे हैं कि इसमें तो इक्वेशन 2 प्रकार का होता है, एक केमिकल इक्वेशन होता है, एक आपका वर्ड इक्वेशन होता है। छोटे क्लास में हम वर्ड इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज होता है क्लास हम बढ़ते जाते हैं, इस चीज पर हमें ध्यान देना है कि हमें वर्ड इक्वेशन न लिखकर हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको बात किया जा रहा है। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये कैसे हो जाता है, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड and the number of atom present in reactant side is equal to the number of atom present in product side are equal। जब नंबर ऑफ एटम इक्वल होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कहते हैं। जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के तरफ दोनों इक्वल नहीं हो तो उस कंडीशन में हम इसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के देखते हैं। जैसे हमने बात किया H2, तो H2 2 है, O2 भी 2 है, यहाँ पर बात करते हैं O 1 है और H 2 है, यानी हाइड्रोजन तो सेम हो गया बट ऑक्सीजन की संख्या 1 कम हो गई, जिसके वजह से हम इसे कहते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे या स्केलेटन केमिकल आपका इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर बात करते हैं कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये है आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें बात करते हैं हम लोग ZnH2SO4, तो यहाँ पर Zn 1 है, S 1 है, S 1, O4 है, O4 है, H2 है, H2 है, ये भी आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं और लिखने के इसके रूल्स को जानेंगे। बात करते हैं हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या नियम हम लोग को ध्यान में रखकर तब इक्वेशन को लिखा जाता है, यानी कहने का मतलब रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्टली वी अडॉप्ट द सम सर्टेन रूल टू राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। We must follow this step. Certain rules have to be followed while writing the chemical equation. First, the reactant taking part in the reaction are written in the term of their symbol
mol or molecular formula on the left hand side of the equation. इक्वेशन के कहने का मतलब है रिएक्टेंट जब भी हम रखते हैं तो रिएक्टेंट को हम या तो उसके फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करेंगे या उसके सिंबल के साथ हम लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसके बाद हमें प्लस का साइन देना होता है। ए प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट। जब दो रिएक्टेंट होता है तो दो रिएक्टेंट को अलग अलग उसको डिफरेंस करके उसके बीच में, यानी जैसे हमने H2 लिखा और O2 भी लिखना है तो H2 के बाद हमें प्लस का साइन देकर तब O2 लिखना है, तो हमें इंसर्ट करना है उसके बीच में आपको एक सिंबल जो उन दोनों को क्या कर सके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिफरेंस कर सके। नेक्स्ट हमको क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है उसको हमें सिंबल यानी उसके वो टर्म में सिंबल या उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लिखा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम जैसे प्रोडक्ट आपका वन निकलता है तो कोई बात नहीं है, मोर देन अगर वन प्रोडक्ट निकलता है तो दो प्रोडक्ट के बीच में हमें फिर से एक सिंबल को रिप्रेजेंट करना होता है। ए प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें एरो को इंसर्ट करना होता है जो शो करेगा रिएक्शन को। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, एरो के हमेशा लेफ्ट साइड के तरफ जो रिएक्टेंट लिखा जाता है और राइट साइड के तरफ जो होता है वो प्रोडक्ट को लिखा जाता है। जैसा हम बात करते हैं ये है एरो, तो एरो का ये राइट साइड हुआ तो यहाँ पर राइट साइड की तरफ आपका प्रोडक्ट होगा और लेफ्ट साइड की तरफ आपका रिएक्टेंट होगा। अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट के बारे में तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं रिएक्टेंट जो है आपका ये लेफ्ट साइड की तरफ है, ये एरो हो गया आपका, ये एरो का डायरेक्शन है तो एरो के डायरेक्शन की तरफ प्रोडक्ट है जो राइट साइड है, राइट साइड। तो रिएक्टेंट का आने का मतलब जो हमने बताया था कि रिएक्टेंट एक तो होगा नहीं, रिएक्टेंट जब होंगे तो मोर देन 2 होगा, रिएक्टेंट जब भी होगा मोर देन 2 होगा। तो जब दो रिएक्टेंट हम लेंगे, बात कर लेते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और उसके बीच में इंसर्ट करना है हमें प्लस का साइन, फिर हम यहां पर लिखेंगे रिएक्टेंट, एरो फिर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट है होता है कभी कभी रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट भी बनता है और मोर देन 2 प्रोडक्ट भी बनता है। तो इस कंडीशन में क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर देन 2 प्रोडक्ट आपका बनाता है, या आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट उसका निकलता है वो भी आपका मोर देन 2 होता है। तो इस कंडीशन में तो प्रोडक्ट और इसके बीच में इंसर्ट करना है प्लस साइन को, फिर आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। जो दोनों प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस करेगा वो है आपका प्लस का साइन। और इस तरीके से हम बात करते हैं जैसे में रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे रिएक्टेंट के तौर पर हमने ले लिया सोडियम को, तो सोडियम को कहा कि हमने कि सोडियम का सिंबल या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सोडियम का सिंबल Na और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी Na ही होता है। तो रिएक्टेंट के तौर पर एक रिएक्टेंट हमने सोडियम को रखा। दूसरा हम बात करते हैं रिएक्टेंट के लिए, तो हम इसमें बात करते हैं हम वाटर को भी ले लेते हैं, तो वाटर को इसे ही हम करा देते हैं इसको। तो सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, तो सोडियम वाटर के साथ बहुत रैपिड रिएक्शंस करता है ये, और रिएक्शंस करके फिर हम यहाँ पर रिएक्शन का सिंबल यानी रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाएंगे। अब हम इसमें प्रोडक्ट बनाना है, तो हम जानते हैं कि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं जो गैस के रूप में बनेगा।
फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बना, तो बाकी क्या रह गया आपका Na और O। अब इसका आपको चाहिए क्या, तो Na का वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। तो Na क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बनाएगा आपका Na2O। अब यहां पर हम लिख लेते हैं Na2O, देख सकते हैं हम लोग। तो दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट आपका निकल गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि ये सोडियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंबल का है, ये वाटर का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसे हम केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। ये आपका सोडियम ऑक्साइड जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस को बैलेंस, अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये अनबैलेंस इक्वेशन है। अब कहने का मतलब जब तक आपको स्केलेटन या अनबैलेंस इक्वेशन न कहे तब तक हर हालत में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना है। अब हम डिफाइन करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। बात करेंगे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो द केमिकल इक्वेशन विच कंटेन एन इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स of each element on the both side of equation is called balanced chemical equation। बात कहने का मतलब क्या है कि ये जो कह रहा है इसे हम समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन विच कंटेन, यानी ऐसा केमिकल इक्वेशन जो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो हो वो बराबर हो, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ लेते हैं हम लोग। जैसे बात करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो बना, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 बनाया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2। तो कार्बन का नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2 है और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2 है। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड की तरफ और प्रोडक्ट साइड की तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं कि Zn, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जिंक इज Zn और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। जब ये दोनों कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा तो बनाता है ZnSO4 प्लस H2। बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम की, Z 1 है तो Z 1 है, H2 2 है, H2 2 है, S 1 है, S 1 है, O4 है और O4 है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, यानी केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम है। सो तो ये दैट इज वाई ये आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसे ही आप देख सकते हैं कि C1 है तो C1 है, H2 है तो H2 है, S1 है तो S1 है, O4 है, O4 है। यानी आपका कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये हम देख ले। फिर हम देखते हैं कि आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट और H2 बनाता है। तो देख लेते हैं आयरन भी आपका एक है, आयरन 1 है, H2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है। इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल है। जैसे हमने बैलेंस की बात किया था कि इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, तो इसमें उसमें क्या था कि सेम था और इसमें अनबैलेंस है तो डू नॉट कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ, यानी बात करने का मतलब द केमिकल इक्वेशन विच डू नॉट कंटेन एन equal number of atoms of the element on the two sides of the chemical equation is called unbalanced chemical equation। यानी कहने का मतलब दो साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों साइड की तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देख लेते हैं जो एग्जांपल लिखा है कि उसमें क्या नंबर ऑफ एटम इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का ये एग्जांपल है। बात करते हैं H2 plus O2, यानी हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट्स टू फॉर्म वाटर।
यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन तो है बट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 1 एटम रिड्यूस किया हुआ है, कम है, तो ये आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर बात करते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किया हुआ है, बनाया है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस यानी कम हुआ है, तो ये भी आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बात करते हैं कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो यानी कहने का मतलब है 1 एटम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं कि 1 एटम ऑफ कैल्शियम और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 एटम रिड्यूस किया हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये भी आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, यानी जब सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, बात करते हैं कि 1 एटम ऑफ सोडियम पार्टिसिपेट्स 1 atom of sodium and 2 atom of oxygen participates in the chemical reaction to produce sodium oxide। तो सोडियम ऑक्साइड में 2 एटम ऑफ सोडियम और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने सोडियम एटम भी आपका एक यहाँ पर कम है रिएक्टेंट साइड की तरफ और प्रोडक्ट साइड की तरफ ऑक्सीजन 1 एटम कम है, तो ये भी आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी 1 एटम ऑफ सोडियम एंड बात कर सोडियम और आपका आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया हुआ है, बना रहा है, तो बनाया है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ बात करते हैं कि 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, H 1 एटम ऑफ H, बट यहाँ पर आपका एक एटम जो है हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड की तरफ अधिक है, तो ये भी आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए कुछ नियम का पालन करना होगा, जिस चीज को ध्यान में हम लोग रखेंगे आगे।